नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर कर रहे थे, जिसमें हमारा जो फर्स्ट पेपर है वो विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व है, उसका पहला यूनिट जो हमारा समाप्त हो चुका था। अब हम लोग सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं। सेकंड यूनिट क्या है? हमारा शैक्षिक प्रशासन के कार्य, जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, इसका ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद एक और आपका वीडियो बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, उसके बाद एक शॉर्ट वीडियो बनेगा और ये जो चैप्टर आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का थर्ड यूनिट शुरुआत की जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप सभी को इसी प्रकार के बीएड से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ। बात करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग अर्थात हंटर आयोग 1882 की स्थापना के विषय में आप क्या जानते हैं? इसके उद्देश्य एवं सिफारिश की विवेचना कीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? इसी से संबंधित हंटर आयोग 1882 के बारे में आप क्या जानते हैं? इसके गुण एवं दोष लिखिए। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। उत्तर क्या है? हंटर आयोग की स्थापना हेडिंग है। जब सन 1854 के वुड घोषणा पत्र को स्वीकार कर लिया गया, किंतु सरकार इसको व्यवहारिक रूप नहीं दे पाई, अर्थात सरकार तो जो थी वो वुड घोषणा पत्र को लागू नहीं कर पाई। जबकि वुड के घोषणा पत्र में निस्पंदन के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया था। अर्थात निस्पंदन का सिद्धांत ये होता है कि वुड घोषणा पत्र जो था उसमें कहा गया था कि निस्पंदन के स्वीकार, जो निस्पंदन सिद्धांत है उसको हम नहीं मानेंगे। अर्थात जो मैकाले ने बोला था कि समाज के ऊंचे वर्ग को शिक्षा दे दीजिए और जो शिक्षा होगी वो पानी की तरह टपक टपक के नीचे निचले वर्ग तक आ जाएगी। तो इस सिद्धांत को जो था उसने अस्वीकार कर दिया था और सार्वजनिक शिक्षा को मान्यता दी थी। अर्थात सार्वजनिक शिक्षा जिस तरह आज प्राइमरी और ये इंटर कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं, उस शिक्षा को उसने मान्यता दी थी। किंतु तत्कालीन सरकार ने इस विषय पर भी उदासीन रही और 3 फरवरी 1882 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकारिणी के एक सदस्य सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन कर दिया गया। अर्थात 1882 में जो भारत के वायसराय थे, रिपन महोदय थे, उन्होंने एक अपने कार्यकारिणी के एक सदस्य थे, कौन? विलियम हंटर, उन्हीं की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग की स्थापना कर दी, जिसको प्रथम शिक्षा आयोग अर्थात हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग देख लीजिए, इसमें आप लोगों का ऑब्जेक्टिव बनेगा कि हंटर आयोग कब बना था? 3 फरवरी 1882 में। और किसने बनाया था? तो ये बनाया था लॉर्ड रिपन, उस समय भारत का वायसराय था। ठीक है, तो इसको हंटर आयोग या भारत की प्रथम शिक्षा आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। भारतीय शिक्षा आयोग एवं हंटर आयोग की स्थापना 1854 के वुड डिस्पैच पत्र को कहाँ तक कार्यान्वित किया गया है, कहाँ तक लागू किया गया है, इसको जानने के लिए किया गया था। अर्थात आप लोग जानिए कि हंटर आयोग की स्थापना किस लिए की गई थी कि 1854 में जो घोषणा पत्र, वुड घोषणा पत्र जारी किया गया था, वो घोषणा पत्र कितना लागू किया गया है, कितना ज़मीनी स्तर पर कार्य किया गया है, उसी की देखरेख के लिए, उसी को जानने के लिए ही वुड घोषणा पत्र को लागू किया गया था, मतलब लाया गया था। उस समय हंटर आयोग के सामने कई प्रकार के उद्देश्य रखे गए थे, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से उद्देश्य निम्नलिखित हैं। अब हम लोग देख लेते हैं हंटर आयोग के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो हंटर आयोग के सामने निम्नलिखित प्रकार के प्रमुख उद्देश्य थे। नंबर 1 क्या है? हंटर आयोग का मुख्य उद्देश्य था कि वर्तमान में जो प्राथमिक शिक्षा की स्थिति है उसकी जांच करना और उसके विकास के लिए सुझाव देना। आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि हर पॉइंट में नहीं समझा कर नहीं बताऊंगा। अगर हर पॉइंट में समझा कर बताने लगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप लोग जान लीजिए, प्राथमिक शिक्षा की स्थिति के जानने के लिए और उसके कैसे विकास किया जा सके उसको सुझाव देने के लिए। नंबर 2, भारत में विभिन्न मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों को भी महत्व दिया जाना। अर्थात आप लोगों ने देखा होगा कि गोरखपुर में लिटिल फ्लावर, सेंट जोसेफ, इस प्रकार के जो स्कूल हैं जो मिशनरियों द्वारा चलाए जाते हैं, अर्थात क्रिश्चियन स्कूल कहे जाते हैं, उन स्कूलों को भी महत्व दिया जाना था। नंबर 3, राजकीय शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन करना, इस शिक्षण संस्थानों को आगे चलने देना तथा या नहीं चलने देना, इस पर निर्णय लेना। चौथा क्या है? अनुदान नियमावली का मूल्यांकन करना, यह देखना कि शिक्षा प्रसार के लिए भारतीय जनता के द्वारा किस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं और सरकार किस प्रकार उन्हें प्रोत्साहन दे रही है या फिर उदासीन जो है बनकर देख रही है। तो अनुदान नियमावली मतलब जो सरकार शिक्षा के लिए खत्म कर रही है, पैसा जो दे रही है अनुदान, उसी को बोलते हैं। तो उसका मूल्यांकन करना, कितना पैसा यूज हो रहा है, कितना पैसा नहीं यूज हो रहा है, और जो यहाँ के जो भारत के लोग हैं वो लोग कितने स्कूल खोल रहे हैं और वो लोग उदासीन तो नहीं है, बस स्कूल खोलने के बाद उदासीन बैठे तो नहीं हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पर देखना था। पांचवा क्या है? हंटर आयोग का उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा का मूल्यांकन करना, लेकिन उसे माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए थे। अर्थात याद रखिए कि प्राथमिक शिक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण था वो। प्राथमिक आ जाएगा क्वेश्चन कि हंटर आयोग किसके लिए बनाया गया था, तो प्राथमिक शिक्षा के मूल्यांकन करने के लिए इसका गठन किया गया था। लेकिन उसने सुझाव किस पर दिया था? प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में भी सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत किए थे। तो हंटर आयोग की सिफारिशें देख लेते हैं क्या क्या हैं।
अब देखेंगे कि हंटर आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में 1854 के वुड घोषणा पत्र लागू नीति का अध्ययन किया और निम्न प्रकार के निष्कर्ष दिए। अर्थात वुड डिस्पैच को अध्ययन करने के बाद जो उसमें कमियां रह गईं, जो उसमें खामियां रह गईं, जो सुधार करना था, उसके बारे में उसने अपना निष्कर्ष प्रदान किया। तो देख लेते हैं इसने क्या क्या सुझाव दिया था कि ये चीज़ें भारत में लागू होनी चाहिए। तो नंबर 1, प्राथमिक शिक्षा। तो इसमें देखते हैं कि हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अपने सुझाव दिए हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा की नीतियों का निर्धारण, संगठन, शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था, अध्यापकों का प्रशिक्षण, विद्यालयों का पाठ्यक्रम आदि पर महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को प्रस्तुत किए। हंटर आयोग ने सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा का अधिक से अधिक विकास किया जाना चाहिए तथा प्राथमिक शिक्षा के छात्र एवं छात्राओं को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। तो याद रखिएगा कि किसने, हंटर आयोग ने बोला था कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें जो है छात्र छात्राओं को कौन सी भाषा में शिक्षा देनी चाहिए, उनकी मातृभाषा में। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि किस भाषा में, तो मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। जो छात्र छात्राएं पिछड़े वर्ग तथा जनजाति आदिवासियों से संबंध रखते हैं उनको भी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। मतलब कि शिक्षा सबको प्रदान की जानी चाहिए। किसने बोला था? हंटर आयोग ने। किसके लिए? प्राथमिक शिक्षा के लिए। और ये क्वेश्चन भी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्राथमिक हंटर आयोग के द्वारा जो सुझाव प्राथमिक शिक्षा में दिए गए थे उसकी विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। तो वहीं हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का दायित्व स्थानीय निकायों, जिला बोर्डों, म्यूनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया आदि पर रख दिया। अर्थात इसका जो दायित्व था ये कौन कौन देखेगा? स्थानीय निकाय देखेंगे। प्राथमिक शिक्षा कौन चलाएगा? तो स्थानीय निकाय, जिला बोर्ड, म्यूनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया आदि पर रख दिया। और शिक्षा के क्षेत्र में यह भी संस्थाएं जो होंगी ये उत्तरदायी होंगी। हंटर आयोग ने अपने सुझाव में बताया कि प्राथमिक शिक्षा के लिए धनराशि की व्यवस्था अलग से की जानी चाहिए। शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों की अलग अलग प्रकार से आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। मतलब कि जो प्राथमिक शिक्षा होगी वो शहरी स्तर पर अलग होगी और प्राथमिक स्तर पर अलग होगी, उनको अलग अलग पैसा दिया जाना चाहिए। हंटर आयोग ने यह भी सुझाव सुनिश्चित करके बताया कि अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए विद्यालयों की भी स्थापना की जानी चाहिए। जो आज आप लोग देखते हैं कि जो टीचर हैं उनकी ट्रेनिंग होती है तो उसकी पहली बार किसने न्यू रखी थी? हंटर आयोग ने बताया था कि विद्यार्थी तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ अध्यापकों की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए भी विद्यालय की स्थापना करनी चाहिए। प्रशिक्षण विद्यालय ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जाने चाहिए जहाँ से शिक्षकों की संख्या रिक्त विद्यालयों में आसानी से उपलब्ध हो सके। तो मतलब ऐसी जगह पे टीचरों को प्रशिक्षित किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए जहाँ पे बगल में स्कूल हो और वहाँ पे आराम से शिक्षक जो है उपलब्ध हो सकें। जबकि पाठ्यक्रम में जीवन उपयोगी विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है वैसी विषयों को उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए बच्चों के लिए। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, माध्यमिक शिक्षा। हंटर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के विषय में कहा है कि माध्यमिक शिक्षा का दायित्व पूर्ण रूप से भारतीयों को सौंप देना चाहिए। मतलब कि इसमें सरकार, जो इंग्लैंड की सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये कौन देखेगा? ये यहाँ के भारतीय लोग हैं। भारतीय लोग ही माध्यमिक शिक्षा को देखेंगे। भारतीय लोगों को भी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। ये इतना दया नहीं खा रहे हैं भारत के ऊपर कि भारतीय, क्योंकि ये इसलिए बोल रहे हैं कि ये काम भारतीय करेंगे क्योंकि ये इनके पास पैसा नहीं है और भारत में विकास नहीं चाहते और ना भारतीयों का विकास चाहते हैं। इसलिए सोच रहे हैं कि भारतीय इस काम को करें। जबकि शिक्षा के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को अनुदान एवं आर्थिक सहायता से दूर किया जाना चाहिए। तो जो भी शिक्षा के क्षेत्र में जो कठिनाइयाँ आएंगी उसको पैसे के द्वारा आर्थिक रूप से इसको दूर किया जाएगा। तीसरा पॉइंट उच्च शिक्षा के बारे में है। तो उच्च शिक्षा के बारे में देखते हैं। उच्च शिक्षा के संबंध में भी हंटर आयोग ने अपने सुझाव दिए थे। उन्होंने बताया था कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक सहायता को शिक्षा में अध्यापक, छात्रों की संख्या, शिक्षण संस्थाएं, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, वाचनशालय और वैज्ञानिक उपकरण, भवन, फर्नीचर आदि सभी विषयों को देखकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि उच्च शिक्षा संस्थानों का विकास ठीक से किया जा सके। मतलब कि उच्च शिक्षा को उतना ही आर्थिक सहायता दी जाएगी अगर उस स्कूल में, उस कॉलेज में जो है ये सब चीज़ें उपलब्ध होंगी, उसी के अनुसार ही वहाँ पर जो अनुदान दिया जाएगा। तो चौथा देख लेते हैं क्या है? सहायता अनुदान। चौथा पॉइंट, वुड घोषणा पत्र के अंतर्गत भारत में सहायता अनुदान प्रणाली को लागू किया गया था। तो याद रखिएगा, वुड घोषणा पत्र के अंतर्गत ही भारत में पहली बार सहायता अनुदान प्रणाली लागू किया गया था। परंतु इसमें एक रूपता का अभाव दिखता है और भारत के विभिन्न राज्यों में इसका रूप अलग अलग प्रकार से था। जैसे कि मद्रास में वेतन अनुदान के रूप में दिया जाता था और जबकि मुंबई में परीक्षा फल के आधार पर वेतन देते थे। अर्थात आप लोग याद रखिएगा, मद्रास में वेतन अनुदान के रूप में जो वेतन, जो तनख्वाह मिलती थी वो सरकार देती थी और जबकि मुंबई में जो विद्यालय थे उसमें परीक्षा फल के आधार पर, मतलब कितने विद्यार्थी
पास हुए हैं उसके आधार पर वेतन दिया जाता था। जबकि मध्य भारत और उत्तर भारत में नियतकालीन प्रथा के रूप में वेतन दिया जाता था, जो अर्थात मध्य भारत में, उत्तर भारत में जो व्यवस्था चल रही थी पहले से, उसी व्यवस्था के अंतर्गत ही वेतन दिया जाता था। इसलिए हंटर आयोग ने ये सिफारिश की थी कि भारत के सभी राज्यों में अनुदान प्रणाली में एक रूपता लाई जाए। तो अर्थात आप लोग देख रहे हैं कि मद्रास में अलग रूप से वेतन दिया जा रहा है, जबकि मुंबई में अलग रूप से, और मध्य भारत और उत्तर भारत में अलग तरीके से वेतन दिया जा रहा है। तो हंटर आयोग ने बोला था कि जो वेतन दिया जा रहा है उसमें एक रूपता हो और सभी जगह पे एक ही प्रकार से वेतन दिया जाए। पाँचवां क्या है? साधनों का भारतीयकरण। तो इसमें देखते हैं, वुड घोषणा पत्र के अनुसार विभिन्न स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना की गई। इसलिए मिशनरियों ने भी तीव्र गति से विद्यालय एवं कॉलेजों खोलना शुरू कर दिया। इस कारण अधिक संख्या में विद्यालय खुल गए। अब राजकीय विद्यालय एवं कॉलेजों में क्या संबंध होना चाहिए, क्या नीति अपनाई जानी चाहिए, इस प्रश्न पर हंटर आयोग ने शिक्षा के व्यापक हित में सरकार को शिक्षा के क्षेत्र से हट जाने का सुझाव दिया था। अर्थात जो सरकार को, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसको शिक्षा के क्षेत्र से हट जाने का सुझाव किसने दिया था? हंटर आयोग ने। छठा देख लेते हैं, धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा के संबंध में भी हंटर आयोग ने सुझाव दिए थे कि विद्यालय शासन के द्वारा चलाए जा रहे हैं। यह विद्यालय, उन विद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए कोई भी प्रकार का स्थान नहीं होना चाहिए। अर्थात जो भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो विद्यालय चलाए जा रहे हैं उसमें धर्म से संबंधित कोई शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। किसने कहा? हंटर आयोग ने। जबकि गैर शिक्षण संस्थाएं, निजी संस्थाएं, उसमें धार्मिक शिक्षा का प्रावधान हो भी सकता है। तो आज भी यही प्रणाली लागू है भारत में। जो सरकार के द्वारा जो कॉलेज स्कूल चलाए जाते हैं उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है, लेकिन जो कि अपने निजी स्कूल हैं हुए, जो कि धर्म से संबंधित स्कूल हो गए, वहीं पे आप धर्म से संबंधित शिक्षा दे सकते हैं, और वो भी पहले भी था। यह विद्यालय के प्रबंधकों पर निर्भर करता है। जबकि जिन विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है उनमें अनुदान देते समय विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा और स्तर दोनों पर ही ध्यान रखा जाएगा। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। सातवां पॉइंट क्या है? स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा पर हंटर आयोग ने क्या बोला था? स्त्री शिक्षा के विषय में भी हंटर आयोग ने विभिन्न सुझाव दिए थे। हंटर आयोग ने बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम होने का सुझाव दिया था। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि किस आयोग ने बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम होने का सुझाव दिया था? तो हंटर आयोग ने दिया था। बालिकाओं के लिए पाठ्यक्रम में जीवन उपयोगी विषय सम्मिलित किए जाने चाहिए, जबकि उन्हें जीवन का व्यवहारिक ज्ञान भी हो जाना चाहिए। यहाँ पर बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है, वहाँ पर महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। तो याद रखिएगा, पहली बार महिलाओं के लिए महिला शिक्षक की व्यवस्था कौन करता है? हंटर आयोग करता है। जबकि अन्य अधिकारी भी महिलाएं होनी चाहिए। जबकि अगर महिला स्कूल है तो वहाँ पर शिक्षक सहित पूरे अधिकारी जो कर्मचारी होंगे वो सभी महिलाएं ही होंगे। ये किसने कहा था? ये हंटर आयोग ने कहा था। आठवां देख लीजिए, मिशनरी शिक्षा। मिशनरी शिक्षा एवं मिशनरियों के द्वारा स्थापित विद्यालयों को देसी विद्यालय नहीं माना गया। अर्थात जो यहाँ के जो नेता थे, जो यहाँ के भारतीय थे, उनके द्वारा स्थापित स्कूल कॉलेज को ही देसी विद्यालय माना गया। हंटर आयोग ने कहा कि भारत देश अनेक धर्म, जातियों, परंपराओं का देश है। यहाँ पर उच्च शिक्षा का दायित्व तो किसी एक संस्था को नहीं दिया चाहिए। जबकि मिशनरियों द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अधिक प्रयास किए गए थे, किंतु मिशनरीय संस्थाएं जो थी भारतीय जनता का विश्वास एवं सद्भावना कभी भी प्राप्त नहीं कर सकी। तो याद रखिएगा, मिशनरियों ने उस शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही प्रयास किया, लेकिन भारतीयों ने उन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं किया। जबकि नौवां पॉइंट देखते हैं कि विशेष शिक्षा योजना। हंटर आयोग ने बताया था कि और सुझाव दिया कि देसी राजाओं, जागीरदारों एवं तालुकेदारों के लिए विशेष प्रकार के विद्यालय खोले जाएंगे। याद रखिएगा कि हंटर आयोग ने पहली बार बताया था कि उच्च लोगों के लिए, जो समाज का उच्च तबका है, उच्च तबका कौन था? जमींदार थे, जागीरदार थे, राजा थे, तालुकेदार थे, उनके बच्चों के लिए अलग स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें शिक्षा की व्यवस्था अन्य विद्यालयों की अपेक्षा जो होगी अच्छे तरीके से चलेगी। तो जाहिर सी बात, आज भी वही काम हो रहा है कि अच्छे अच्छे जो स्कूल हैं जहाँ पर बड़े बड़े लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पर शिक्षा का स्तर अलग है, और जो प्राथमिक स्कूल हैं जो कि गाँव में है वहाँ का शिक्षा अलग है। तो 10वां देखते हैं, पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा। तो आयोग ने सुझाव दिया था कि शिक्षा सभी के लिए है, और पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी लोगों को भी शिक्षा का पूर्ण अधिकार एवं पूर्ण अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। छुआछूत, जात पात, भेदभाव आदि को समाप्त करना चाहिए। विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान भी विवेकपूर्ण एवं बुद्धि से किया जाना चाहिए। ये आज भी होता है कि सभी को जात पात, भेदभाव ये ख़त्म कर देना चाहिए। ये पुराने ज़माने से चला आ रहा है, अंग्रेज़ों के समय से ही, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता है, ज़मीनी स्तर पर ये दिखाई नहीं देता है। 11वां पॉइंट देखते हैं, आदिवासियों की शिक्षा। हंटर आयोग ने आदिवासियों एवं जनजातीय लोगों की समस्याओं एवं उनकी शिक्षा का भी अध्ययन किया। हंटर आयोग ने सुझाव दिया कि आदिवासी क्षेत्रों एवं पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों के लिए भी विशेष प्रकार के स्कूलों की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये विशेष रूप से आप लोग देख लीजिएगा। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, हंटर आयोग के गुण एवं हंटर आयोग के दोष।
तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि हंटर आयोग के गुण एवं दोष की विवेचना कीजिए। तो ये भी शॉर्ट आंसर में आपके आ सकता है, तो इसको अलग से भी आप लोग देख लीजिएगा। नंबर 1 गुण क्या है हंटर आयोग के? नंबर 1 क्या है? हंटर आयोग द्वारा दी गई सिफारिश जो थी वो व्यवहारिक थी, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में तीव्र विकास हुआ। नंबर 2 प्राथमिक शिक्षा में भौतिक शास्त्र आदि विषयों को समाहित करके शिक्षा को सैद्धांतिक एवं व्यवहारशाली बनाने की कोशिश की गई। नंबर 3 हंटर आयोग की सिफारिशों में पिछड़ी जातियों की शिक्षा, महिला शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा आदि पर विशेष बल दिया गया, याद रखिएगा। चौथा क्या है? हंटर आयोग ने शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीयों को सौंपने के लिए कहा, जिससे भारतीयों में शिक्षा के प्रति नई चेतना का जागरण हो गया। तो अब देखते हैं कि हंटर आयोग के दोष क्या क्या थे, कमियां क्या क्या थीं। नंबर 1 हंटर आयोग में नई चीज़ों को बहुत ही कम जोड़ा गया था, जिसमें ज़्यादा चीज़ें वुड घोषणा पत्र में दी गई थी, वही चीज़ें इसमें दे दी गई थी। नंबर 2 प्राथमिक शिक्षा का दायित्व स्थानीय संस्थाओं को दे दिया गया, जिनके पास धन की आवश्यकता का पूर्ण अभाव होने के कारण प्राथमिक शिक्षा का अधिक जो था वो विकास नहीं हो पाया। अर्थात प्राथमिक शिक्षा का दायित्व किसको दे दिया गया था? जो यहाँ के लोग थे, भारतीयों को, और भारतीयों के पास पैसा नहीं था, और पैसा ही होगा तभी जो शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया जा सकता था, जिस कारण जो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया। तीसरा क्या था? मुस्लिम शिक्षा की अलग से सिफारिश की गई थी, जिससे देश में सांप्रदायिकता उत्पन्न हुई थी। अब सोचिए, हिंदू के बच्चे अलग बनेंगे और मुस्लिम के बच्चे अलग पढ़ेंगे, तो इसमें जो सांप्रदायिकता की भावना थी वो उपजी यहीं पर ही। पाँचवां व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण पर बहुत ही कम ध्यान दिया गया था। बताया तो गया था लेकिन ध्यान नहीं दिया गया था। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी लॉन्ग आंसर है आप लोगों का। माध्यमिक शिक्षा आयोग अर्थात मुदलियाल आयोग जो है 1952-53 की नियुक्ति पर प्रकाश डालिए तथा इनके कार्यक्षेत्र एवं सिफारिशों पर विवेचना कीजिए। तो ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कई भाग हैं। तो उत्तर देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग अर्थात मुदलियाल आयोग 1952-1953। सन 1948 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करने के लिए प्रस्ताव दिया। 1951 में बोर्ड ने पुनः उस प्रस्ताव को बलपूर्वक दोहराते हुए कहा कि माध्यमिक शिक्षा एक मार्गीय हो चुकी है, अतः उसे पुनर्गठन की आवश्यकता है। बोर्ड के इस सुझाव को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 23 दिसंबर 1953 ईस्वी में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। ये सभी फैक्ट मैंने ऑब्जेक्टिव में बता दिए हैं। इस आयोग के अध्यक्ष पद पर मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियाल को नियुक्त किया गया था, अतः इस आयोग को मुदलियार कमीशन के नाम से भी पुकारा जाता है। इस आयोग के अध्यक्ष सहित 10 सदस्य थे, अर्थात अध्यक्ष को शामिल करके और 9 सदस्य और थे, कुल मिलाकर 10 सदस्य थे। पूछा जा सकता है कि मुदलियाल आयोग में कितने सदस्य थे, तो मुदलियाल आयोग में 9 सदस्य थे और एक अध्यक्ष था, और कुल सदस्य पूछे तो 10 सदस्य थे। तो 10 सदस्य का आप लोग नाम देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। और ये सभी सदस्य कैसे थे? इसके अतिरिक्त आयोग में 17 सहकारी सदस्य भी थे। तो याद रखिएगा, आयोग में सहकारी सदस्य थे। और यहाँ पे 10वां नंबर देखिए कि यहाँ पर जो 10वें सदस्य हैं डॉक्टर एच चारी, ये आयोग के सचिव हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि आयोग के सचिव कौन थे, मुदलियाल आयोग के सचिव कौन थे, तो यस चारी महोदय जी थे। दूसरा पॉइंट देखते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग का कार्यक्षेत्र क्या क्या था, अर्थात मुदलियाल आयोग का कार्यक्षेत्र क्या क्या था। तो मुदलियाल आयोग ने जिन बातों की जांच की वे निम्नलिखित थे। नंबर 1, भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के वर्तमान स्वरूप की परीक्षा जो था वो परीक्षा करना, उसके संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत करना। नंबर 2, माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन एवं सुधार के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करना। उसमें क्या क्या थे, कौन से विचार प्रस्तुत करना? नंबर 1 अर्थात क, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन, पाठ वस्तु। ख क्या है? माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक, बेसिक एवं उच्च शिक्षा से संबंध क्या क्या हो सकता है। ग क्या है? विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का परस्पर संबंध, मतलब विभिन्न प्रकार के जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें आपस में क्या संबंध है। घ क्या है? माध्यमिक शिक्षा से संबंधित अन्य समस्याएं, मतलब माध्यमिक शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के सुझाव के लिए, समस्याओं के निदान के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग अर्थात मुदलियाल आयोग का गठन किया गया था। ये सब आप लोग देख लीजिए। तो अब देखते हैं कि जो माध्यमिक शिक्षा आयोग था उसने क्या क्या सुझाव दिए थे। तो आयोग के सुझाव एवं सिफारिशें क्या क्या थी। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव एवं सिफारिशों के प्रमुख खंड निम्नलिखित हैं। तो नंबर 1 क्या है? तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के दोष, अर्थात जब ये आयोग की स्थापना की गई थी उस समय जो शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा में जो
दोष पाए जा रहे थे उसके बारे में दिया गया है। उस समय शिक्षा में क्या क्या दिक्कतें थीं। तो आयोग ने देश की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा का विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद उसमें निम्नलिखित दोषों को बताया था। क्या क्या बताया था? क्वेश्चन भी आ सकता है कि माध्यमिक शिक्षा ने जो दोषों बताए थे माध्यमिक शिक्षा में वो कौन कौन से हैं, आप लोग बताइए। तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन। तो नंबर 1 क्या है? माध्यमिक शिक्षा केवल व्यवहारिक तथा पुस्तकीय है। व्यवहारिक एवं पुस्तकीय है, इसका जीवन से कोई संबंध नहीं है, जो कि आज भी ऐसा ही है। नंबर 2, माध्यमिक शिक्षा एकाकी होने के कारण विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में असमर्थ है। ये आज भी है। नंबर 3, यह विद्यार्थियों के सहयोग, चरित्र, अनुशासन एवं नेतृत्व के गुणों का विकास करने में असमर्थ है, मतलब नहीं करता है, जो कि आज भी है। नंबर 4, यह शिक्षा अमनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें विद्यार्थियों की रुचियों अरुचियों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, अर्थात ये आज भी है। 5वां क्या है? शिक्षण विधियों के परंपरागत होने के कारण ये विद्यार्थियों को बहुत कम प्रभावित होती हैं। मतलब शिक्षण विधियों को जो प्राचीन काल से, जो अभी मध्यकाल से जो जो विधियां हैं पढ़ाने की, वही जो विधियां हैं आज भी चलती आ रही हैं, तो विद्यार्थी इससे कम प्रभावित हो पाते हैं। नंबर 6, माध्यमिक शिक्षा में अंग्रेजी भाषा का अत्यधिक प्रभुत्व है, अर्थात उस समय भी सोचिए 1950-52 में भी जो अंग्रेजी भाषा का बहुत ही ज़्यादा प्रभुत्व था, और आज तो देख ही रहे हैं सबको इंग्लिश ही पढ़ना है। विद्यार्थियों का बहुत अधिक जो है समय इन विदेशी भाषाओं को सीखने में लग जाता है, अतः वे अन्य विषयों का समुचित ज्ञान प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, अर्थात नहीं प्राप्त कर पाते हैं, दूसरे विषय को पढ़ नहीं पाते हैं अंग्रेजी के कारण। नंबर 7, कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण अध्यापकों का उनसे व्यक्तिगत संबंध स्थापित नहीं हो पाता है, अर्थात एक टीचर है और एक क्लास में 70, 80, 90 विद्यार्थी हैं, तो जो डायरेक्ट संपर्क होता है शिक्षक और विद्यार्थी का वो नहीं हो पाता है। नंबर 8, परीक्षा प्रणाली अत्यंत दोषपूर्ण है, तो ये उस समय भी था और आज भी है। नंबर 9, माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की रुचियों के अनुकूल न होने के कारण उन्हें भारस्वरूप प्रतीत होता है, अर्थात जो पाठ्यक्रम है उसमें विद्यार्थी जो हैं वो विद्यार्थियों से संबंधित नहीं होता है, इसलिए उनको अपना वो सब सिलेबस लगता ही नहीं, जिस कारण उनको वो भार लगता है, वो उस समय दिक्कतें थी। नंबर 10 क्या है? विद्यार्थियों के समय विभाग में लचीलेपन का अभाव, जिससे विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को कार्य की स्वतंत्रता नहीं हो पाती। ऐसे कि अगर सिलेबस में एक ही चीज़ है तो उसमें विद्यार्थी जो है उस सिलेबस से आगे सोच नहीं पाता है, और जो अध्यापक है उस सिलेबस से आगे पढ़ा नहीं पाता है, तो अध्यापक भी बंधा हुआ है और शिक्षक भी बंधे हुए हैं और विद्यार्थी भी बंधा हुआ है। अर्थात जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है इन सभी कमियों के साथ ही वो पहले भारत सरकार को देता है कि ये कमियां माध्यमिक शिक्षा में हैं और इसी को हमें सुधार करना है। तो अब देखते हैं आगे। अगला पॉइंट है कि माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य देख लेते हैं। आयोग ने तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा को उद्देश्यहीन बताया और कहा कि यह शिक्षा बच्चों को वास्तविक जीवन के लिए तैयार नहीं करती है। एक जनतांत्रिक राष्ट्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के लिए निम्नलिखित उद्देश्य प्रस्तावित किए थे। तो माध्यमिक शिक्षा जो है उसने क्या क्या, अर्थात मुदलियाल ने माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या क्या उद्देश्य दिए थे, तो देख लेते हैं। नंबर 1 अर्थात जनतांत्रिक नागरिक का विकास। तो इसमें देखते हैं भारत एक स्वतंत्र एवं जनतांत्रिक राष्ट्र है। माध्यमिक शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों में ऐसे गुण का विकास करना चाहिए जो भारत के इन नवीन जनतंत्रवादी वातावरण के अनुकूल हो, अर्थात उसमें जनतांत्रिक नागरिकता का विकास करना चाहिए। एक जनतांत्रिक नागरिक में निम्नलिखित गुण का विकास होना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए? नंबर 1 विचारों में स्पष्टता एवं स्वच्छता। नंबर 2 अपनी सांस्कृतिक परंपरा का ज्ञान। नंबर 3 भाषण एवं लेखन में स्पष्टता, मतलब बोले कुछ और लिखे वही, एकदम स्पष्ट हो, जो बोले और जो लिखे वो एकदम स्पष्टता के साथ समझ में आए और सुनाई दे और लोग समझ पाएँ। नंबर 4 सामूहिक भावना, अर्थात जो भी पढ़ाई हो वो सामूहिकता को लेकर चले, अर्थात हम पढ़े हैं तो केवल हमारे तक सीमित न रहे बल्कि समाज के सभी लोग उसको समझ सकें। नंबर 5 सहयोग की भावना, एक दूसरे के साथ सहयोग किया जाए। सहिष्णुता, अर्थात सभी धर्मों को साथ लेकर चला जाए। 7वां सहज गुण संपन्नता हो गया, सहज हो, आसान भाषा में हो। और 8वां क्या है? अनुशासन होना चाहिए। नंबर ब क्या है? व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो ऐसा शिक्षा होना चाहिए जिससे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके, एक ही क्षेत्र में विकास विद्यार्थी का न हो। तो आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा का दूसरा उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना था। इसके लिए इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों का साहित्य में जो सांस्कृतिक है एवं कलात्मक विकास हो सके। नंबर 7 व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि, अर्थात शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए कि अगर विद्यार्थी कुछ समय तक अपनी जो है पढ़ाई छोड़ देता है तो वो कहीं ना कहीं नौकरी पाने के लायक हो, इतनी कुशलता उसमें पैदा की जाए, तो व्यावसायिक शिक्षा को भी देना चाहिए। तो माध्यमिक शिक्षा का तीसरा उद्देश्य क्या था? विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि करना, ताकि वे व्यवहारिक जीवन में प्रवेश कर किसी न किसी व्यवसाय को सुविधापूर्वक संपादित कर सकें। नंबर 10 क्या है? नेतृत्व का विकास, अर्थात वो किसी चीज़ का नेतृत्व कर सकें, आगे बढ़ सकें। तो हमने जो जनतांत्रिक प्रणाली अपनाई है उसकी सफलता तभी संभव है जब देश के नवयुवकों में नेतृत्व का गुण विकास हो, और
अतः माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में योग्य नेतृत्व का विकास करना था। तो ये सब चीज़ें थी, आप लोग अच्छे से इसका उद्देश्य भी याद रख लीजिएगा। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें नहीं हैं, आप लोग समझ लेंगे। मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ कि बोलने से आप लोगों के दिमाग में जाएगा, आप लोग कुछ समय तक आप लोगों को याद रहेगा, आप लोग अच्छे से लिख पाएंगे। अगर मैं ऐसा दे दूँ और बिना बोले ही मैं बोल दूँ आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग पढ़ेंगे भी नहीं अच्छे से और समझ में भी नहीं आएगा। तो मैं एक बार बोल देता हूँ तो आप लोग अच्छे से समझ लेंगे और आप लोग के दिमाग में वो चीज़ें रहेंगी। अगर आप लोगों को लगता है जो चीज़ें नहीं समझा पाएंगे, अगर ना बोलूँ तो आप लोग कमेंट में बोल दीजिएगा, मैं केवल उसकी कॉपी यहाँ पर दे दूँगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद ही। अगली हेडिंग है माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त संबंधी सुझाव दीजिए। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है आप लोगों के कि माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त संबंधी सुझाव को विस्तृत रूप से बताइए या विस्तृत रूप से उल्लेख कीजिए। तो ये शॉर्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आयोग ने माध्यमिक, और ये समझाने वाला भी है, तो यहाँ पर हम सभी लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त संबंध में जो सुझाव दिए उन्हें 4 उप शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 प्रशासनिक ढांचा। तो प्रशासनिक ढांचे के संबंध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। नंबर 1 क्या था? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तरह प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाए, जो समय समय पर प्रांतीय शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में अपने सुझाव दे। अर्थात केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड तो एक हो गया जो केंद्र में होगा, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ उसके कार्य को बांट कर, अर्थात केंद्रीय शिक्षा हर जगह सही तरीके से निरीक्षण या देखभाल नहीं कर सकती है, तो उसके लिए क्या किया जाए, भारत में जितने भी प्रांत हैं सभी प्रांतों में क्या किया जाए, प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कर दी जाए। केंद्र भी देखेगा और प्रांत भी अपनी शिक्षा, प्रांतीय शिक्षा में सुझाव देता रहेगा, उसको बार बार देखता रहेगा कहाँ तक शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़ चुकी है। तो ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2, जिन प्रांतों में अभी तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन नहीं किया गया है उनमें इसका गठन किया जाए। प्रांत का शिक्षा निदेशालय इसका पदेन अध्यक्ष होगा। मतलब प्रांत का जो इन्होंने बोला है कि प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, उसका जो निदेशक होगा वो प्रांत का शिक्षा निदेशक इसका पदेन अध्यक्ष होगा। यह बोर्ड जो माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाने, माध्यमिक स्कूलों को मान्यता देने, उसका निरीक्षण कराने, माध्यमिक शिक्षा के अंतिम वर्ष में परीक्षा लेने, अनुत्तीर्ण जो छात्र हैं उनको, जो पास हो गए हैं छात्र, उनको जो प्रमाण पत्र देने का काम करेगा। अभी तक ये कौन काम कर रहा था प्रांतों में? वो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कर रहा था, लेकिन अब जब प्रांतों में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना हो जाएगी तो ये सभी चीज़ें वो करेगा। क्या करेगा देखते हैं एक बार फिर से। जो प्रांत में जितने स्कूल होंगे उनका पाठ्यक्रम वो निर्धारित करेगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा। उस स्कूलों को, कोई स्कूल खोलना चाहता है तो उसको मान्यता देगा। उस स्कूलों में शिक्षक आते हैं कि नहीं आते हैं, विद्यार्थी पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं, कैसा कॉलेज है, कैसा स्कूल है, इन सभी का निरीक्षण करेगा। और अंतिम वर्ष में जो विद्यार्थी जो पास होंगे उनको जो सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराएगा। कौन? प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। तीसरा पॉइंट है शिक्षा निदेशक का कार्य शिक्षा मंत्री को शिक्षा के संबंध में सलाह देना, इसलिए इसका पद कम से कम ज्वाइंट सेक्रेटरी के समकक्ष होना चाहिए। जो शिक्षा निदेशालय होगा, जो शिक्षा निदेशक होगा, उसका कार्य क्या होगा? जो भारत का शिक्षा मंत्री एवं प्रांत का, राज्य का शिक्षा मंत्री होगा, उसको सलाह देगा कि सर ये चीज़ें होंगी, इतना बजट चाहिए, ये प्रॉब्लम है हमारे स्कूलों में, उसके लिए आप बजट पास करो। जो मतलब जो भी स्कूलों में कमी होगी उसके बारे में किसको बताएगा? शिक्षा मंत्री को बताएगा, और शिक्षा मंत्री उसके लिए काम करेगा। चौथा क्या है? व्यक्तिगत विद्यालयों का प्रबंधन कंपनीज अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत प्रबंधन समितियों द्वारा ही होगा। मतलब जो व्यक्तिगत रूप से विद्यालय चलाते हैं, जो निजी विद्यालय हैं जो हम आप चलाएंगे, वो क्या है, उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत उसको खोला जाएगा। ये समितियां शिक्षकों की नियुक्ति में सलाह सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करेंगी और विद्यालयों के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो आप लोग ये देख लीजिए। पांचवा क्या है? तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रत्येक प्रांत में तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के निर्देशन में काम करेगी। तकनीकी शिक्षा की भी स्थापना इन्होंने बोल दिया है कि इसमें किया जाएगा। दूसरा क्या है? वित्तीय व्यवस्था। दूसरा वित्तीय व्यवस्था के संबंध में सुझाव क्या दिया है? माध्यमिक शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था के संबंध में सुझाव आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। देखते हैं कि वित्त संबंधी क्या क्या सुझाव दिए। नंबर 1, माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था का पूर्ण उत्तरदायित्व तो प्रांतीय सरकारों पर निर्भर हो। तो माध्यमिक शिक्षा में जितनी भी चीज़ें होंगी वो सभी चीज़ें उसका उत्तरदायित्व तो किसके ऊपर होगा? जो प्रांत होंगे, प्रांत की सरकारों पर वो चीज़ें प्रांतीय सरकार ही उसकी देखरेख करेगी। फिर भी केंद्रीय सरकार उसके विकास एवं उन्नयन के लिए प्रांतीय सरकारों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। मतलब कि प्रांतीय सरकार के अंतर्गत रहेगी, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है पैसे की तो केंद्र सरकार भी उसको दे सकती है। नंबर 2, माध्यमिक स्कूलों को दिए जाने वाले दान आयकर से मुक्त होनी चाहिए। मतलब अगर कोई जनता जो है माध्यमिक स्कूलों में कुछ देना चाहती है, पैसा देकर कुछ निर्माण कराना चाहती है, तो वो जो पैसा देगी वो आय से मुक्त होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा।
नंबर 3, माध्यमिक सरकार जो है माध्यमिक स्कूलों के लिए भूमि की व्यवस्था तथा संभव निःशुल्क करेगी। मतलब कि सरकार जो है माध्यमिक स्कूल अगर खोलेगी, कोई खोलना चाहता है तो उसको भूमि जो होगी वो उसकी व्यवस्था करेगी, वो भी निःशुल्क करेगी, जहाँ तक हो सकेगा निःशुल्क करेगी, नहीं तो कुछ पैसा ले लेगी। नंबर 4 क्या है, माध्यमिक स्कूलों द्वारा क्रय की गई सामग्री कस्टम अर्थात चुंगी आदि से मुक्त होगी। अर्थात माध्यमिक स्कूलों में जो चीज़ें ज़रूरत होंगी, अगर वहाँ का प्रधानाध्यापक या जो कमेटी है वो कोई सामग्री खरीदती है तो वो कर से मुक्त होनी चाहिए। नंबर 5 क्या है, माध्यमिक स्तर पर तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए उद्योगों पर कर लगाया जाएगा। मतलब कि माध्यमिक शिक्षा में जो तकनीकी संबंधी जो भी वहाँ पर शिक्षा दी जाएगी उसके लिए पैसा कहाँ पे आएगा, जो वहाँ के उद्योग होंगे, उद्योग धंधे, वहाँ से कुछ पैसा लेकर ही विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा दी जाएगी। नंबर 3 क्या है, विद्यालयों को मान्यता। हेडिंग क्या है, विद्यालयों को मान्यता। तो माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता देने के संबंध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए थे। क्या था, नंबर 1, माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता देने में नियम का पालन कठोरता से किया जाएगा। मतलब ऐसे ही नहीं कोई माध्यमिक स्कूल हमें खोलना है तो दे दिया तुरंत, ऐसा नहीं। उसके लिए नियम कानून बनाना होगा अच्छे तरीके से। किसी भी विद्यालय को बोर्ड द्वारा मान्यता तभी दी जाए जब वो मान्यता संबंधी शर्तों को पूरा करेगा। शर्तों को पूरा क्या है कि कितना बड़ा फील्ड है, कितनी बिल्डिंग मंजिलें जो हैं, आपकी जो बिल्डिंग है कितनी मंजिलें, और वहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है, जो यातायात के साधन है कि नहीं है, कितने शिक्षक होंगे, वहाँ की जनसंख्या कितनी है, ये सब चीज़ें अगर होंगी तभी जो है उसको माध्यमिक शिक्षा के लिए मान्यता, शर्त अगर वो पूरी करेगा शर्तें तो उनको दे दी जाएगी। नंबर 2 क्या है, जो प्रबंध समितियाँ मान्यता प्राप्त करने के बाद विद्यालयों को सही ढंग से न चलाएं उन्हें चेतावनी दी जाए, और यदि वे फिर भी असमर्थ हों तो विद्यालय की मान्यता क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अर्थात विद्यालय जो जो उसमें लोग ले लेते हैं कि हमें स्कूल खोलना है, विद्यालय खोलना है, लेकिन अगर जो शर्तें हैं अगर उसके अनुसार कॉलेज नहीं चलाए जाते हैं तो उनकी जो है मान्यता हो वो रद्द हो जाए। पॉइंट देख लेते हैं 4, विद्यालयों का निरीक्षण। अर्थात विद्यालयों में जो हम देखेंगे वहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका निरीक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे। तो देख लेते हैं, आयोग ने सरकारी या मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत माध्यमिक स्कूलों के नियमित निरीक्षण पर बहुत जोर दिया और इस संबंध में 4 सुझाव दिए हैं। अर्थात जो माध्यमिक शिक्षा है वो बोलता है कि उसने सुझाव दिया है कि उनका जो विद्यालय है, चाहे वो सरकारी हो या व्यक्तिगत मान्यता प्राप्त स्कूल हो, उसका निरीक्षण मतलब उस पर हमेशा चेक किया जाना चाहिए। कोई ना कोई अधिकारी वहाँ पर जाए, वहाँ पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी चेकिंग वहाँ पे लगातार की जानी चाहिए। तो उसके लिए 4 सुझाव क्या देते हैं। नंबर 1, विद्यालयों के निरीक्षण हेतु पर्याप्त मात्रा में निरीक्षक नियुक्त किए जाए। मतलब कि जो चेक करेगा विद्यालयों को उसके लिए जो अधिकारी होंगे उसको नियुक्त किया जाए। नंबर 2, निरीक्षण मंडल में विद्यालय निरीक्षकों के अतिरिक्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अनुभवी अध्यापक भी उसमें रखे जाएँ। मतलब जो चेक करने जाएगा उसमें स्कूल के कुछ प्रिंसिपल को भी रख लिया जाए और कुछ जो होनहार हों, जो भ्रष्टाचार न करते हों, उस अध्यापक को उसमें शामिल कर लिया जाए, वो भी साथ में चेक करने जाएँ। नंबर 3, प्रत्येक विद्यालय का एक निश्चित समय के अंतर से निरीक्षण किया जाए। मतलब कि कुछ समय बाद, अर्थात कि 3 महीने बाद कभी भी चेकिंग हो जाएगी, 5 महीने बाद कभी भी चेकिंग की जा सकती है, कुछ अंतर पर निरीक्षण कराया जाए। नंबर 4, निरीक्षण मंडल विद्यालयों के गुण दोषों को उजागर कर उसमें पाई गई कमियों को दूर करने का सुझाव देगा। अर्थात जो माध्यमिक स्कूलों में चेक करने जाएगा, अगर वहाँ पर उसको कोई दोष, कोई कमी दिखाई देती है तो कमी तो दिखाई देगी, उसको कैसे दूर किया जाए इसका भी वो जो है निरीक्षण मंडल सुझाव देगा। अब देख लेते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट, माध्यमिक शिक्षा का नवीन संगठनात्मक स्वरूप। मतलब माध्यमिक शिक्षा जो है, शिक्षा ने क्या क्या सुझाव दिया था कि ये माध्यमिक शिक्षा में होना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। नंबर 1 क्या है, उन्होंने क्या सुझाव दिया था कि माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष होनी चाहिए। नंबर 2, 11 वर्ष से लेकर 17 वर्ष की आयु के बालकों तथा बालिकाओं को दी जानी चाहिए। अर्थात जो माध्यमिक शिक्षा होगी वो किसके 11 वर्ष से 17 वर्ष के बालकों को दी जाएगी। तीसरा क्या है, शिक्षा की अवधि का विभाजन निम्नलिखित भागों में होना चाहिए। नंबर 1 क्या क्या होना चाहिए, 3 वर्ष तक का निम्न माध्यमिक शिक्षा होना चाहिए, 4 वर्ष का उच्च माध्यमिक शिक्षा होना चाहिए, और चौथा क्या होना चाहिए, चौथा वर्तमान इंटरमीडिएट कक्षा को हटाकर उसका 1 वर्ष माध्यमिक कक्षा के पाठ्यक्रम जोड़ दिया जाए और 1 वर्ष विश्वविद्यालय में डिग्री कोर्स कर दिया जाए। तो ये चीज़ें मानी नहीं गई थी, लेकिन आप लोग देख लीजिए चौथा। पाँचवा क्या है, डिग्री कोर्स की अवधि 3 वर्ष कर दी जाए। तो डिग्री कोर्स जैसे आप BA BSc करते हैं 3 वर्ष का, वही पहली बार इन्होंने ही सुझाव दिया था। नंबर 6, बहुउद्देशीय विद्यालयों को स्थापित किया जाए। और नंबर 7, पर्याप्त संख्या में प्राविधिक तथा तकनीकी विद्यालय स्थापित किए जाएँ। ये सब पढ़ने वाली चीज़ें हैं, आप लोग याद कर लीजिए, देख लीजिए एक बार, आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएंगी। 8वां, औद्योगिक शिक्षा के विकास के लिए बृहद उद्योग शिक्षा कर लगाया जाए। मतलब आपको अगर तकनीकी शिक्षा है,
पढ़ानी है स्कूल कॉलेजों में, तो जो अगल बगल के जो उद्योग होंगे उन पर जो है उद्योग कर लगाकर उन्हीं से संबंधित जो पैसा मिलेगा उसी को ही तकनीकी शिक्षा में आप उपयोग कर सकते हैं। नंबर 9 क्या है, छात्रों एवं छात्राओं की शिक्षा में कोई विशेष अंतर ना हो, किंतु छात्राओं के लिए गृह विज्ञान के अध्ययन की सुविधा प्रदान की जाए। तो आप लोग देखे होंगे कि गृह विज्ञान कई लड़कियां लेती हैं, तो वो किसने व्यवस्था की थी, इसी माध्यमिक शिक्षा अर्थात मुदलियार आयोग ने किया था। 10वां क्या है, ग्रामों में स्थापित माध्यमिक विद्यालयों में कृषि शिक्षा का विशेष प्रबंध किया जाए, अर्थात जो गांव में माध्यमिक स्कूल हैं वहां पर कृषि से संबंधित शिक्षा जरूर दी जाए। ग्राम विद्यालयों में पशुपालन हो गया, बागवानी हो गया, कुटीर उद्योग हो गया, धंधों की शिक्षा का प्रबंध जो है वो किया जाए। 11वां क्या है, माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक योजना में प्रत्येक राज्य में निवासी विद्यालयों की व्यवस्था की जाए, अर्थात माध्यमिक शिक्षा की प्रत्येक योजना में प्रत्येक राज्य में निवास विद्यालयों की स्थापना की जाए। मतलब कि जो वहाँ पे रहने खाने, जैसे नवोदय स्कूल है ना, वहाँ पे लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, तो ऐसे भी स्कूलों की स्थापना की जाए। 12वां क्या है, प्रत्येक राज्य में कुछ ऐसे विद्यालयों की स्थापना की जाए जहाँ पर दृष्टिहीन, जो बहरे हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, गूंगे हैं, अर्थात इनके लिए भी शिक्षा का प्रबंध किया जाए। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि विभिन्न भाषाओं का अध्ययन के बारे में क्या कहा है इन्होंने। नंबर 1, यहाँ पर बताया गया कि अंग्रेजी को एक अनिवार्य विषय बनाया जाए, जो कि भविष्य में भी इसको अनिवार्य रखा जाए। नंबर 2, हिंदी को पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाए। नंबर 3, संस्कृत को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत सब्जेक्ट जो है उसको शामिल किया जाए। चौथा क्या है, यहाँ पर मातृभाषा एवं प्रादेशिक भाषा को होना चाहिए, जो माध्यमिक विद्यालयों में मातृभाषा को पढ़ाया जाए एवं प्रादेशिक भाषा को भी इसमें पढ़ाया जाना चाहिए। जबकि 5वां क्या है, 2 भाषाओं के में शिक्षा दी जानी चाहिए, कम से कम 2 भाषाओं में शिक्षा देनी चाहिए। और नंबर 6 क्या है, जिसमें बताया गया कि एक मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए जहाँ का बालक जहाँ पर पैदा होता है वहाँ के बारे में, और जबकि प्रादेशिक भाषा दूसरी होनी चाहिए। और अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, माध्यमिक, अगला हेडिंग, माध्यमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो इन्होंने बताया है कि 2 कमियों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने जो माध्यमिक विद्यालय हैं उसमें किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो नंबर 1 क्या है, ऐसा पाठ्यक्रम हो जिसमें सामाजिक जीवन से घनिष्ठ संबंध हो, अर्थात जब विद्यार्थी पढ़े तो लगे कि हमारे समाज की बातें बताई जा रही हैं। नंबर 2 क्या है कि विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न अनुभव में एकता स्थापित हो, मतलब कई चीज़ों बताई जाए लेकिन उसमें क्या हो, उसको एकता स्थापित हो, तो ऐसी भी चीज़ें इसमें स्थापित होनी चाहिए पाठ्यक्रम में। नंबर 3 में क्या था कि उसमें विविधता हो, विविधता होगी तो विद्यार्थी जो होगा वो जो बोर नहीं होगा अपने सब्जेक्ट से। और चौथा पॉइंट क्या है कि इसमें एक दूसरे से संबंध होना चाहिए, जब भी कोई पढ़े तो उसमें एक दूसरे से संबंध हो, इससे इससे संबंध है, उससे इससे संबंध है, तो संबंध जैसे फिजिक्स का बायो से बायो का, हिंदी से हिंदी का, इंग्लिश से इंग्लिश का, संस्कृत से, इन सब सब्जेक्टों में क्या हो, एक दूसरे से संबंध होगा तो विद्यार्थी बोर नहीं होगा। 5वां क्या है, उसमें मनोरंजन संबंधी बातें भी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी जो होगा उसका दुरुपयोग भी ना कर पाए, मनोरंजन भी हो जाए और विद्यार्थी पढ़ भी ले। तो ये सब चीज़ें थीं, ये माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में उन्होंने बताया था क्या क्या शामिल होगा, क्या क्या शामिल नहीं होना चाहिए। तो बात सही है कि यही सब चीज़ें जो हैं अगर विद्यार्थियों को मिल जाए तो विद्यार्थी अच्छे तरीके से पढ़ ले। अगली हेडिंग, पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए। तो पाठ्य पुस्तकों के संबंध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए थे। नंबर 1 क्या है, पाठ्य पुस्तकों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए एक उच्च पुस्तक समिति का निर्माण किया जाना चाहिए। नंबर 2, यह समिति कागज जो होगा, मुद्रण हो गई, छपाई हो गया, चित्रों के आदि के संबंध में निश्चित सिद्धांत प्रतिपादित करेंगे। नंबर 3, कोई भी विषय क्यों न हो उसके संबंध में पर्याप्त संख्या में पुस्तकें निश्चित की जाएंगी। और चौथा क्या है, पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तन करने की शीघ्रता न की जाए, मतलब जो हर साल बदल दिया जाता है उसको पाठ्य पुस्तक को लगातार बदलने की कोशिश न की जाए। अब अगला हेडिंग देखते हैं कि शिक्षण की प्रावैधिक अर्थात प्रावैधिक विधियाँ, मतलब कि जो शिक्षक है उसको विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाना है उसके संबंध में बताया गया है। नंबर 1, समस्त विषयों के जो शिक्षण में विद्यार्थियों की आत्माभिव्यक्ति के कार्य पर विशेष रूप से बल देना चाहिए। नंबर 2, शिक्षण में सामूहिकता के कार्य करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए। नंबर 3, शिक्षण के समय दृश्य श्रव्य साधनों का उपयुक्त अच्छे तरीके से प्रयोग करना चाहिए, मतलब कि जो विद्यार्थी है उसको सही से दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, ऐसा जो है शिक्षक जो पढ़ाए उसको करना चाहिए। नंबर 4, शिक्षा में क्रिया पद्धति एवं योजना पद्धति पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, मतलब क्रिया पद्धति मतलब करके सीखना, इसके विशेष बल दिया जाना चाहिए। योजना पद्धति मतलब कि किसी काम को करने से पहले हमें योजना अच्छी तरीके से बना लेनी चाहिए कि कैसे कैसे किस चरण में हमें कौन सा काम करना चाहिए, तभी वो काम सफल हो सकता है। तो ये सब चीज़ें बातें विद्यार्थियों को पहले बतानी चाहिए। नंबर 5, शिक्षण विधियों का उद्देश्य न केवल कुशलता ज्ञानपूर्वक ज्ञान प्रदान करना होना चाहिए, बल्कि इसके द्वारा विद्यार्थियों में उपयुक्त मूल्यों, उचित दृष्टिकोण एवं कार्य करने की आदतों का विकास भी होना चाहिए। मतलब कि शिक्षा ऐसी दी जाए, केवल ये ना बताया जाए कि आपको ये क्वेश्चन, आपको ये क्लास जो है पास करना है, किसी भी तरह आपको ये क्वेश्चन लिखना है, बल्कि ऐसी शिक्षा दी जाए जो उनके मूल्यों में, जो कि वो झूठ न बोलें, चोरी न करें, ठीक है, बड़ों का सम्मान करें, ये भी चीज़ें उसमें होनी चाहिए।
अगला हेडिंग है कि चारित्रिक निर्माण एवं अनुशासन की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये समझाने वाली चीज़ें नहीं हैं। आप लोग सोचिए कि विद्यालय में क्या होना चाहिए। ऐसा ऐसा शिक्षा देनी चाहिए विद्यालय में जिससे चरित्र का निर्माण हो सके, अनुशासन में विद्यार्थियों में अनुशासन हो सके, शिक्षक और अभ्यर्थी जो होगा उसमें गहरा संबंध स्थापित हो सके और स्वशासन पद्धति का विकास हो सके, ठीक है। और उनमें जो है आगे भविष्य में कुछ करने की क्षमता का विकास भी हो सके। इसी तरीके से चरित्र निर्माण और अनुशासन की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। जबकि अगला हेडिंग क्या है, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा। तो धार्मिक और नैतिक शिक्षा से संबंधित आप लोग देख लीजिए कि ऐसी शिक्षाओं के दूसरे धर्मों का जो है वो सम्मान किया जाए, और धर्म का सम्मान के साथ साथ अगर धार्मिक चीज़ें भी होंगी तो चरित्र का निर्माण भी उनके अपने अंदर ऑटोमेटिक आता रहेगा। तो और दूसरी बात यह है कि स्कूलों में कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा जो है वो बाध्यकारी ना हो। जो अगर विद्यार्थी पढ़ना चाहता है तो खुद ही पढ़े, नहीं तो बाध्यकारी ना हो। और चौथा क्या है, यहाँ पर हेडिंग देख लेते हैं, स्त्री शिक्षा। तो स्त्री शिक्षा के बारे में भी दिया गया कि गृह विज्ञान सब्जेक्ट लेना चाहिए, अलग उनको पढ़ाना चाहिए। उनके लिए जो स्कूलों की व्यवस्था हो उसमें अध्यापक भी स्त्री होनी चाहिए, पूरा डिपार्टमेंट भी स्त्री, उसमें महिलाएं भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ही स्त्री शिक्षा में दिया गया है। अगला पॉइंट है कि मार्ग प्रदर्शन एवं समुदेशन अर्थात दिशा निर्देश एवं परामर्श भी देना चाहिए। तो ये भी पॉइंट बहुत ही आसान है। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए कि विद्यार्थियों को कैसे शिक्षा दी जानी चाहिए। उनको ऐसे शिक्षा दी जाए जैसे कि जो वहाँ पे निरीक्षण करने आते हैं, जो अध्यापक हैं, जो प्रधानाचार्य हैं, वो ऐसे शिक्षा दी जाए जैसे कि वो गलत रास्ते पर न जा सकें और जीविकोपार्जन अच्छे तरीके से अपना कर सकें अगर स्कूल से बाहर वो निकलते हैं तो। तीसरा हेडिंग क्या है, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा। तो शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में भी ये भी आसान है, आप लोग पॉज करके देख लीजिए। अब इसके बाद जो है वो सब आसान ही है। शारीरिक शिक्षा कैसे शरीर का विकास करना चाहिए, स्वास्थ्य कैसे सही रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, ठीक है। ये भी चीज़ें आप लोगों की हो गई। अगला पॉइंट है कि पाठशाला भवन कैसा होना चाहिए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाठशाला भवन जो आपका स्कूल कॉलेज हो वो कैसा होना चाहिए कि जो जहाँ पे हल्ला गुल्ला ना हो, जहाँ पे आवाज़ ज़्यादा ना आता हो, वो ऐसा होना चाहिए। एक बड़ी सी फील्ड होना चाहिए, अच्छा सा स्कूल होना चाहिए जहाँ पे टेबल डेस्क ये सब हो। एक बड़ा सा फील्ड हो जहाँ पे विद्यार्थी अच्छे से आसानी से खेल सकें, अच्छे तरीके से वहाँ पे गमले लगे हों, पेड़ पौधे लगे हों, ठीक है। वहाँ धूप ना आती हो, वहाँ पे अच्छे से रोशनी आती हो, ठीक है। और ऐसा स्कूल हो जहाँ पर ऐसे कमरे, बड़े-बड़े कमरे होने चाहिए जहाँ पर 40 विद्यार्थी एक साथ बैठ सकें और आधुनिक समय में जितनी भी चीज़ें स्कूल में होनी चाहिए सभी चीज़ें स्कूल में हों। तो ऐसा ही पाठशाला भवन होना चाहिए सभी के लिए। तो और अगला पॉइंट देख लीजिए कि आयोग ने इस तथ्य का कि अध्यापक शिक्षा के प्रमुख आधार स्तंभ होते हैं, ध्यान रखते हुए कि उनकी प्रगति तथा प्रशिक्षण के लिए भी निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। मतलब कि विद्यार्थियों के लिए तो सुझाव दिए गए थे, लेकिन साथ ही साथ जो अध्यापक हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनके लिए भी सुझाव दिए गए थे, उनको क्या-क्या करना चाहिए। तो ये भी देख लीजिए आप। तो उनके लिए क्या होना चाहिए, चुनाव एवं नियुक्ति जो होना चाहिए वो बिल्कुल एक समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अध्यापक को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है तो किसी को कम दिया जा रहा है। दूसरा ये था कि उनको वेतन जो होता है वो बहुत दिन बाद मिलता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वेतन को उनको हर महीने प्रदान कर देना चाहिए जिससे कि वो निश्चित हो सके। और उनके ऊपर जो आश्रित हैं, नंबर दूसरा क्या है, आश्रित हैं, उनको भी कुछ न कुछ महत्व देना चाहिए और उनका जीवन बीमा भी उपलब्ध कराना चाहिए, उनको फंड भी दिया जाना चाहिए। जबकि अध्यापक जो हैं उनको, उनके जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। और उनके बच्चों को और अध्यापकों को जो चिकित्सा सुविधा मतलब स्वास्थ्य सुविधाएँ भी निःशुल्क दी जानी चाहिए। यहाँ तक कि जो अध्यापक हैं एवं प्रधानाचार्य हैं उनका भी प्रशिक्षण जो हो वो निःशुल्क होना चाहिए, ठीक है। उनका भी प्रशिक्षण होगा, जब वो नई बातें, नई-नई चीज़ें सीखेंगे तभी विद्यार्थियों को वो चीज़ें प्रदान कर पाएँगे। अर्थात वो भी, उनका भी टेस्ट हमेशा लेना चाहिए और टेस्ट जो होगा, जो उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा वो भी निःशुल्क होना चाहिए। तो इस प्रकार आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगले क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षा आयोग अर्थात कोठारी आयोग एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 हम लोग पढ़ेंगे। यही 2 और भी लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें से ये मान के चलिए आप लोगों का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम सभी लोग पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को इसलिए कॉपी पेन से नहीं पढ़ा पाता हूँ सही से कि इसमें आप लोगों के पास समय नहीं है। अगर मैं क्वेश्चन वाइज अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाऊँगा तो आप लोग अच्छे से समझ भी जाएँगे और उसको पढ़ भी लेंगे, क्योंकि बहुत सारा आप लोगों को पढ़ना है और समय बहुत कम है। तो अब आप लोगों को मैं कल वीडियो दूँगा और 1-2 वीडियो मैं डेली डालता रहूँगा कि आप लोगों का जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।